अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प पर स्ट्रिक्ट है या नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए गांधी जी अपने बेड पर न्यूड महिलाओं के साथ सोते थे। लेकिन गांधी जी उन महिलाओं के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखते थे। वो सिर्फ ये प्रूफ करना चाहते थे कि उनके पास सेल्फ कंट्रोल है। चाहे उनके पास कोई न्यूड महिला हो, फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल और हिंदू मुस्लिम राइट्स के आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, यह आज तक मैंने नहीं समझ पाया। अब भले ही गांधी जी कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए, लेकिन अपने ही नाती के उम्र की लड़कियों के साथ एक ही बेड पर न्यूड होकर सोना कितना एथिकल है। एक और शॉकिंग बात यह भी है कि गांधी जी ने कभी भी अपने इस एक्सपेरिमेंट को छुपाया भी नहीं, लेकिन उनका यह बिहेवियर कांग्रेस के इमेज को बहुत डैमेज भी कर रहा था उस टाइम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को कई बार लेटर लिखकर यह अजीब एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहा भी था। जब गांधी जी का यह एक्सपेरिमेंट पब्लिक में आया तो उनके कई सपोर्टर्स ने उन्हें छोड़ भी दिया। अब अगर सिर्फ ये सुनकर आप शॉक्ड हो गए हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। गांधी जी कहते थे कि जो महिलाएं रेप की शिकार हो गई है वो अपनी इंसानियत और मॉरल वैल्यू खो चुकी है, यानी वो अब प्योर नहीं है। गांधी जी का यह भी मानते थे कि अगर कोई पिता अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए अपनी रेप बेटी को मार भी देता है तो ये भी जस्टिफाइड है। इसके अलावा गांधी जी का यह भी मानना था कि महिलाओं की जो पीरियड्स होती है यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं वो दरअसल उनके खराब सेक्सुअल डिजायर्स का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। एक बार अमेरिकन बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट मार्गरेट सेंगर इंडिया घूमने आई थी। जब उन्होंने गांधी जी से बात की तो वो भी शॉक्ड रह गई। गांधी जी का मानना था कि सेक्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और इसे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही किया जाना चाहिए। गांधी जी इंद्रिय सुख यानी फिजिकल प्लेजर के लिए सेक्स को एक पाप मानते थे। वो मॉडर्न बर्थ कंट्रोल्स जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स और बाकी मेथड्स को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इससे सोसाइटी में सेक्स कल्चर बढ़ेगा और लोगों के दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स से हो ही रहेंगे। गांधी जी पर एक और बड़ा आरोप लगाया गया कि वो एक रेसिस्ट थे। तो दिन था 1893 का 7 जून। साउथ अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने दुर्बान से प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट बुक की थी। लेकिन गांधी जी का स्किन कलर डार्क होने की वजह से उस ट्रेन के एक कर्मचारी ने गांधी जी को थर्ड क्लास में जाकर बैठने के लिए कहा। गांधी जी वहाँ जाना नहीं चाहते थे तो उस कर्मचारी ने उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर निकाल दिया और इसका सिर्फ एक ही कारण था, गांधी जी का स्किन कलर। ब्रिटिश लोग जो गोरे थे केवल वही फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकते थे। इस घटना ने गांधी जी को गहरा झटका दिया और उन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका में मूवमेंट करे थे। अब सवाल ये है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करने का मतलब क्या है? बस इतना कि इंसान की पहचान उसके रंग से ना की जाए, यही ना? लेकिन फिर क्यों 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ घाना, जो वही अफ्रीका में है, वहाँ के एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ देखा गया कि छात्रों ने गांधी जी की मूर्ति हटा दी। यह मूर्ति सिर्फ 2 साल पहले 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी को गिफ्ट की थी। इस मूर्ति को हटाने के लिए यूनिवर्सिटी काउंसिल और 22,200 छात्रों ने एक पिटीशन दायर किया था। उनका कहना था कि गांधी जी एक रेसिस्ट थे, इसलिए उनकी मूर्ति को हटाया दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो फिर वही काले स्किन के लोग यानी अफ्रीकी लोग गांधी जी के साथ इतना सेल्फिश बिहेवियर कैसे कर सकते हैं? गांधी जी के योगदान को वो कैसे भूल सकते हैं? और यहीं पर असली सच छुपी है। गांधी जी के ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो लड़ाई की गई वो बायस थी, एक तरफा था। गांधी जी कहते थे कि अफ्रीका के काले चमड़े के लोगों का काम ही है सेवा करना और कुछ जानवर को इकट्ठा करना जिन्हें बेचकर वो एक पत्नी खरीद सकते थे और बाकी जो जिंदगी आलसी और नग्नता में बिता सकते थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका के काले चमड़े लोगों को काफिर कहकर बुलाते थे। काफिर शब्द बहुत ही अपमानजनक और अभद्र शब्द माना जाता है। गांधी जी मानते थे कि ब्रिटिशर्स सबसे ऊंची जाति के हैं, भारतीय उनके बाद आते हैं और भारतीय से भी नीचे साउथ अफ्रीकान्स यानी काले चमड़े लोग हैं। गांधी जी का मानना था कि इंडियंस को अफ्रीकियों से ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए। इतिहासकार विनय लाल कहते हैं कि गांधी जी एक रेसिस्ट थे, ये सच है, लेकिन ये उनके जीवन के शुरुआती दौर के विचार थे। बाद में उनकी सोच में बदलाव आया। 1908 में गांधी जी ने कहा, भारतीय और अफ्रीकी लोगों के गरिमा और अधिकार हर मामले में बराबर है, इसलिए उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बाद में उन्होंने ये भी कहा, मैं जाति में विश्वास नहीं करता, मैं इंसानों के बीच किसी भेदभाव को नहीं मानता। यहाँ तक कि गांधी जी ने अपने आश्रम में 4 काले चमड़े अफ्रीकियों को सदस्य के रूप में भी रखा था। लेकिन भारत में भी उनका कास्ट सिस्टम के प्रति रवैया साफ दिखता था। ब्रिटिश काल में भारत की जाति प्रथा बेहद भयानक थी, जिसकी जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जीवन। अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ नाम की जगह पर एक गरीब और दलित महार परिवार में हुआ था। महार समुदाय उस समय हिंदू दलितों के सबसे निचली जातियों में से एक माना जाता है।
समाज के हर क्षेत्र में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। धर्म से हिंदू होने के बावजूद उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। जो तालाब और कुएं उच्च जातियों के लोग इस्तेमाल करते थे, दलित उन्हें छू भी नहीं सकता था। पाठशाला में उच्च जाति के बच्चों के साथ एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। पानी पीने के लिए उनके लिए अलग घड़ा रखा जाता था और वो घड़े से खुद पानी नहीं पी सकते थे, बल्कि एक चपरा से पानी गिरा कर देता था। और किसी दिन वो चपरा से स्कूल नहीं आता तो अंबेडकर को प्यासे ही क्लास में बैठना पड़ता था। और ये सिर्फ अंबेडकर जी के साथ नहीं था, बल्कि समाज के हर दलित व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और इसी वजह से 1931 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी ने मांग की थी दलित समाज के लोगों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए जहां केवल दलित ही अपने उम्मीदवार को वोट दे सके और केवल वही दलित उम्मीदवार चुनाव लड़ सके। फिर 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने इस सेपरेट इलेक्टोरल प्रोपोजल को स्वीकार कर लिया था, लेकिन गांधी जी इस प्रस्ताव को सहमत नहीं थे। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को अलग से वोटिंग का अधिकार सही नहीं है, इससे समाज का विभाजन और बढ़ेगा। इस प्रस्ताव को रोकने के लिए गांधी जी अनशन यानी हंगर स्ट्राइक भी शुरू कर दिया था। आखिरकार गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत केंद्रीय विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित यानी रिजर्वेशन की गई। अब बहुत गांधीवादी सोच सकते हैं कि भाई तुम सिर्फ एक वजह से गांधी जी को रेसिस्ट कैसे कह सकते हो, तो मैं कहूँगा वेट करो, मेरे पास और भी कई कारण हैं। भारत में बंगी नाम की एक जाति है। गांधी जी कहते थे कि बंगी जाति समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गंदगी सफाई करते हैं। गांधी जी के अनुसार एक आदर्श बंगी वही होता है जो अच्छे से टॉयलेट साफ कर सकता है। गांधी जी के इस तरह के बयान के कारण दलित समाज में उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। सिर्फ यही नहीं, गांधी जी एक बहुत ही स्पिरिचुअल और ऑर्थोडॉक्स स्वभाव के व्यक्ति थे। वो इंटरकास्ट मैरिज को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। जब उनके बेटे मनीलाल को फातिमा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था, तब गांधी जी ने उस शादी को विरोध किया और आखिरकार मनीलाल ने एक हिंदू लड़की से शादी की। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। गांधी जी के एक दूसरे बेटे देवदास को लक्ष्मी नाम की एक नीची जाति की लड़की से प्यार हो गया। वहाँ भी गांधी जी की सहमति नहीं था। हालांकि बाद में उन्होंने इस शादी को अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन यह एक बात समझने लायक है, गांधी जी की सोच, गांधी जी के विचार समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती थी। जब उन्हें लगता था कि उनकी पुरानी सोच अब समय के हिसाब से सही नहीं बैठ रही, तो वो अपने विचार द्वारा बदल लेते थे। यही वजह है कि आज भी कई अफ्रीकन लोग गांधी जी के अच्छे नज़रिए से नहीं देखते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी मानते थे कि गांधी जी ने सिर्फ दलितों के वोट और कांग्रेस में उनका सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनका समर्थन किया था, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में गांधी जी भी जातिवाद को सपोर्ट करते थे। लेकिन जो गांधी जी पूरी जिंदगी अहिंसा के रास्ते पर चले, उनके खिलाफ ये कहा जाता है कि गांधी जी हिटलर के बहुत अच्छे दोस्त थे। और इसका प्रमाण हिटलर के लिखे गए गांधी जी के 2 पत्रों को बताया जाता है। पहला पत्र उन्होंने 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले लिखा था। इस पत्र में गांधी जी ने हिटलर से युद्ध ना करने की अपील की थी। और दूसरा पत्र उन्होंने 1940 में लिखा, जिसमें उन्होंने हिटलर से विश्व युद्ध रोकने की बात कही और उसके भयानक काम की निंदा भी की। हालांकि दोनों पत्र में गांधी जी ने हिटलर को डियर फ्रेंड कह के संबोधित किया। और इसी डियर फ्रेंड शब्द को लेकर कई लोग कहते हैं कि गांधी जी और हिटलर के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि ये डियर फ्रेंड शब्द सिर्फ एक औपचारिकता थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी। अब इस बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गांधी